तत्व को समझने के लिए एक बार चलिए हम लोग फिर से आते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में मैंने बताया कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहा जाता है। Substance that is made up of same kinds of atom and the substance is pure substance is called elements। जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, उस पदार्थ के सारे परमाणु कैसे होंगे? एक जैसे होंगे और पदार्थ शुद्ध होगा तो वो कहलाएगा तत्व। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, बहुत सारे तत्व, 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इसमें अधिकांश तत्व प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ संश्लेषित तत्व भी हैं, जैसे फ्रांसियम है, रुबीडियम है, ये सब संश्लेषित के अंतर्गत आते हैं। तो इन तत्वों को, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग हैं, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल किसे हम लोग कहेंगे, धातु किसे कहेंगे? गौर से समझिए, धातु के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ उसके ऐसे फीचर्स हैं जो केवल धातुओं में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो अधातु में होते हैं या धातु में नहीं होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, बांट डालते हैं दो पार्ट में, एलिमेंट्स को धातु में और अधातु में। ये समझ में आ रही है बात? तो वो कौन से गुण हैं? तो सबसे पहला है कि जितने भी धातुएं होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे आप सोना को जान रहे हैं, चांदी को जान रहे हैं, तांबा को जान रहे हैं, एल्यूमिनियम को देख रहे हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एक शाइनिंग होता है। जबकि धातु में ये शाइनिंग, ये चमक नहीं होता है। जैसे कार्बन है, जबकि कार्बन के एक अपरूप है हीरा, उसमें बहुत अधिक चमक होती है, लेकिन वो अधातु है, केवल उसमें चमक पाया जाता है, वो उसके संरचना के कारण होता है। जब कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ेंगे और कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उस समय बताएंगे कि हीरा में चमक क्यों पाया जाता है, उसकी संरचना किस प्रकार होती है। लेकिन ये अपवाद है, नहीं तो धातु में प्रायः चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है जिसके द्वारा हम धातु और अधातु को पहचानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? हम लोग जानते हैं कि परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की सजावट को, है ना, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही निर्धारित होता है। और इसके लिए बोर-ब्यूरी स्कीम का फार्मूला 2n² पता है आप लोगों को। तो किसी भी तत्व के प्रथम कक्षा में K में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। दूसरी कक्षा में L में कितने? 8। इस प्रकार 2, 8, 18 डॉट डॉट हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो धातुएं हैं उसके बाह्यतम कक्षा में जो सबसे लास्ट वाला होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वह धातु होता है। उदाहरण के लिए सोडियम को लेते हैं। सोडियम की का परमाणु संख्या 11 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या है? धातु है। इसी प्रकार मैग्नीशियम को लेते हैं। पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है, तीसरी में फिर 2 है। एल्यूमिनियम को लेते हैं, परमाणु संख्या 13 है। तो परमाणु संख्या जितना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यही ना। तो
एल्यूमिनियम में देखते हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये तीनों धातु है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अधातुओं की बाह्यतम कक्षा में इससे अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, तो ये आपको एक महत्वपूर्ण पहचान हो गया किसका? धातु का, कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। बताइए, धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग फीचर्स देखते हैं। विद्युत धनात्मक गुण। धातुएं जो होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को अगर हम लोग आवश्यकता पड़ती है, जब सोडियम, ध्यान दीजिए, आयनिक बंधन का निर्माण करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है और Na+ आयन बनाता है। मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और Mg+2 आयन का निर्माण करता है। क्योंकि अस्थायी बनने के लिए आपको पता है कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये धातु का प्रमुख गुण है। लेकिन अधातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे क्लोरीन है, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्थायी बन जाएगा। तो धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होता है। कोई दिक्कत क्या? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अधात्वर्धनीयता। जितने सारे धातुएं हैं उसको अगर आप हथौड़ा से उस पर गर्म करके उसको हम लोग पीटेंगे, चादरों के रूप में उसको बहुत चौड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। सोना को देखते हैं पतला करके बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं। लोहा के चादरों के रूप में फैलाया जा सकता है। एक छोटा सा लोहा को पीट करके खुरपी, कुदाल, हंसुआ का रूप दिया जा सकता है। देख रहे हैं ना? लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। कोयला एक अधातु है, हथौड़ा रखकर मारिएगा चूर चूर हो जाएगा। अधातुएं भंगुर होती है, जबकि धातुएं क्या होती है? अधात्वर्धनीय होती है। धातु का और प्रमुख गुण क्या है कि धातुएं जो होते हैं वो तन्य होते हैं। तन्य का मतलब उसको तारों के रूप में खींच करके लंबा करके लंबा किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में आप देखिए सोना के बहुत पतले तार, धागा से भी पतला तार खींचा जा सकता है। चांदी को भी बहुत पतले तारों में बदला जा सकता है। और बाजार में भी जो हम लोग बिजली, इलेक्ट्रिसिटी में भी जो तार का प्रयोग जो करते हैं, तांबा, एल्यूमिनियम भी होता है। यह सब भी क्या है? धातु है। तो धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य नहीं होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। मतलब ये है कि धातु के द्वारा हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के पास से बिजली को अपने घरों तक लाने के लिए हम लोग जिस तार का व्यवहार करते हैं वो धातु के बने हुए होते हैं, प्रायः तांबा, एल्यूमिनियम। अगर अधातु को हम लोग मोटा या पतला कोई भी तार के रूप में खींच के लाएंगे तो उससे विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह नहीं होगा। वह उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम नहीं होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। धातुएं ऊष्मा का भी सुचालक होता है, विद्युत का भी। ऊष्मा क्या है? आप आग जला रहे हैं, आग प्रेशर कुकर के ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर प्लास्टिक का जहाँ पकड़ने वाला होता है कवर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु है ड्यूरेलियम का बना हुआ होता है, तो वह गर्म भी हो सकता है। तो गर्म जब हो जाता है तो चूंकि गर्म तो हो रहा है प्रेशर कुकर का पेंदी, लेकिन डंडा तक गर्मी पहुंच जा रही है। इसका मतलब धातु इसमें है जो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है? स्थानांतरित कर रहा है। तो उसके ऊपर प्लास्टिक का, रबर का लगा रहता है। चूंकि ये अधातु कभी भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता। समझ में आ रही है बात ना? तो धातुएं जो होती है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं हुआ। चलिए, धातु के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट।
वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव में बदल जाता है वो क्या होता है? द्रवनांक कहलाता है। तो धातुओं के द्रवनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। धातु को बहुत जल्दी पिघलाया नहीं जा सकता, उसे पिघलाने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ये ध्यान देना है। उसको गैस में बदलने के लिए और बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। धातु के तुलना में अधातुओं के द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, कम होते हैं। कुछ धातुओं के हम द्रवनांक बताते हैं, जैसे जिंक का द्रव्यमांक 419 है, लोहा का 1535 है, ठीक है। समझिए 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दीजिएगा तब लोहा पिघलेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प में बदलने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि धातुओं के द्रव्यमांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। होती है धातुएं कठोर होती है। भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, और एक धातु है पारा मरकरी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, नहीं तो प्रायः सारे धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं ठोस होती है। अपवाद है पारा, ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। धातु का अगला क्या है? भौतिक अवस्था में ठोस होती है। धातुओं को अगर हम लोग किसी हथौड़े से या किसी वस्तु से उस पर प्रहार करते हैं तो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। और अधातु की अवस्था की बात करें तो अधातु ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में प्राय हो सकती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। अधिकांश धातुएं या तो गैस है नहीं तो ठोस है। घनत्व की बात हम लोग करते हैं तो धातु, जो भी धातु है, धातु का घनत्व उच्च होता है और अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। तो आज हमने मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट गुणों के बारे में, खास करके फिजिकल गुणों के बारे में जाने हैं, और केमिकल गुणों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आगे इसकी व्याख्या करूँगा, ठीक है।